हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मई जून में आप सभी लोगों का टीयर 1 एग्ज़ाम प्रस्तावित है और ये फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं और फोकस करें अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने में। खूब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए, अभ्यास डीपी की सीरीज को रेगुलरली करते जाइए। ये आपको डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। रिवीजन नोट्स अभी से बनाते जाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन पूरे बुक्स को देख के नहीं करना होता है। शॉर्ट नोट्स आपके पास होते हैं जिनसे आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं। चलिए, अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में आज हम सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है और मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ और मैं पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए, आज हम अपने सेट नंबर 10 का ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 और उसके बेस पे ये 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। और ये किस पे बेस्ड है आपका देखते ही समझ में आ गया होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित प्रश्न है। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज laid down in the Constitution of India for every citizen of India। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एक बार पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, इसको मैं एफडी के फॉर्म एफडी के तौर पे लिख रहा हूँ। एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके किस पार्ट में मेंशन है? ये पार्ट 4 में मेंशन है, 4A में मेंशन है। 4 में तो आपकी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और कितने आर्टिकल शामिल है इस पार्ट में? इस पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल शामिल है, वो है आर्टिकल 51A। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई थी। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन आपका कब पास किया गया था? 1976 में। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कई बार आप ये सुनेंगे 42वें संविधान संशोधन बहुत बार मेंशन होता है, क्योंकि इसने आपके संविधान में बहुत ज़्यादा बदलाव किए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन किसकी गवर्नमेंट में आया था? ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में आया था। चलिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये किसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आपके संविधान में ऐड की गई हैं? ये स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, आपके भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए थी? ये आपके इंडिविजुअल्स को राइट प्रोवाइड कराती हैं। अब राइट्स और ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। जिसको कुछ राइट्स दिए गए हैं उसके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ठीक है, तो कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और इस संबंध में आप किससे इंस्पायर्ड हुए? यूएसएसआर के संविधान से, यूएसआर के संविधान से। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल थी आपकी? इनिशियली 10 थी आपकी, 10 थी, लेकिन इनिशियली 10, बट एक और ऐड की गई आपकी किसके माध्यम से? एक और ऐड की गई थी। इनिशियली 10 थी और एक ऐड की गई आपकी, 1 एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई हैं अब 11। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का दिए, मैं नेचर के बारे में बात करूं तो ये नॉन इन्फोर्सेबल होती हैं। नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल या इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, बाई कोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं?
नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल हैं, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल हैं। ठीक है, और ये किस तरीके का, ये मोरल ऑब्लिगेशंस है सिटीजन्स पे, भारत के नागरिक का पे एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो इन अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। जैसे आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं ना, तो एक कानून के माध्यम से आपको उसमें सजा दी जा सकती है, बट यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फुलफिल नहीं करते हैं, अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो कोई आपको सजा नहीं मिलेगी। बट ये मोरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपको संविधान ने राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करें। अच्छा, चलिए, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी स्टेटमेंट सही है भाई। कोई आपको बाइंडिंग प्रोविजन नहीं है संविधान में कि व्यक्ति की जो मौलिक कर्तव्य है उसको पालन ही करना पड़े। ये पूरी तरीके से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने मूल जो मौलिक कर्तव्य है उनका पालन करें। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कास्ट हिज और हर वोट इन जनरल और स्टेट इलेक्शन सो एज टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक आम और राज्य चुनाव में अपना वोट डालना है, ताकि भारत में एक वाइब्रेंट जीवन लोकतंत्र बने। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, वोट डालना एक फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। कोई व्यक्ति यदि वोट नहीं डालता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगता है, ठीक है, ना ही उसको मौलिक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की कैटेगरी में रखा गया है। राइट टू वोट का अधिकार आपको कहां से मिलता है? राइट टू वोट, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। राइट टू वोट किस आर्टिकल के माध्यम से आपको मिला हुआ है? किस आर्टिकल के माध्यम से, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए, क्या राइट टू वोट, क्या वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? ठीक है, अब आप ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए में क्या है? बोथ 1 and 2, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है? ओनली 2। ऑप्शन सी में क्या? 2 and 3। और डी में क्या है? ऑप्शन 3। अब 3 तो आपका गलत है, तो ये 2 ऑप्शंस हट जाएंगे। बड़े आसानी से आप जवाब क्या दे पाओगे इसका? 1 and 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई दी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा, और डी क्या है आपका? बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा। तो आप बताइए क्या सही जवाब रहेगा इसका? इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसको एक इलेक्टोरल, एक कॉलेज के माध्यम से किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है आपका? इसमें आपके होते हैं इलेक्टोरल जो कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, इसमें कौन कौन होते हैं आपके? इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, वो इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। प्लस आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है।
और कमेंट में आप बताइएगा कि जो इलेक्टोरल जो निर्वाचक मंडल होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें कौन कौन शामिल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी एक निर्वाचक मंडल होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसमें कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं। अच्छा, जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाता है, इम्पीचमेंट, तब क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। तब जब इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति का, तब आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट बनते हैं, ठीक है, बट इलेक्शन में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरीज ऑफ जजेस कैन बी रिड्यूस बाई। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन को द्वारा कम किया जा सकता है। और आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय न्यायाधीशों के जो वेतन है उसको कौन कम कर सकता है। देखो, जो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसको आप चार्ज एक्सपेंडिचर्स में आता है वो, ठीक है। तो सामान्यतः उसको कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो उस समय आप जो राष्ट्रपति है वो आपका इनकी सैलरीज, किसी की भी सैलरीज को वो उस समय कम कर सकता है। अच्छा, जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस है ये किस पार्ट में है आपके, जो पार्ट आपका 18 है, ये आपका संबंधित है इमरजेंसी प्रोविजन से। इमरजेंसी प्रोविजन कितने आर्टिकल शामिल है इसमें, आर्टिकल आपके 352 से लेके 360, ठीक है। और जो आर्टिकल 360 है, 360 ये किससे संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयरिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट। डिक्लेयरिंग अथॉरिटी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट करता है। डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। कब डिक्लेयर कर सकता है, कोई एक पर्टिकुलर परिस्थितियां होंगी ना, तभी तो डिक्लेयर कर देगा ना, करेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि कभी जब मन आया तब कर दे वो। तो संविधान में ये भी बताया गया है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकता है, जब भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। क्या ग्राउंड पे हो सकता है, किस ग्राउंड पे हो सकता है, जब भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। ग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, और स्टेबिलिटी और क्रेडिट भारत की, पूरे भारत की या किसी एक हिस्से की, क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया खतरे में हो, पार्ट ऑफ इंडिया खतरे में हो, तभी राष्ट्रपति आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इस थ्रेटेंड, ठीक है। इसको अप्रूवल की तो जरूरत पड़ेगी भाई, अप्रूवल आपकी संसद की अप्रूवल चाहिए होती है इसको विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ। और राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है, ठीक है। एक बार ये अप्रूव कर दी जाए तो ये इनडेफिनेटली चल सकती है और राष्ट्रपति इसको कभी भी रिवोक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक भारत में कभी भी
कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। इवन जब 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई उस समय भी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई है। चलिए, और फाइनेंस कमीशन आपका किस आर्टिकल के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है? आर्टिकल 280। इस तरीके से जब आप एमसीक्यू को जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस, जिस तरीके से आप करते हैं तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है, आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है बहुत अच्छे से होती है, आप भूलते कम हैं, आप एक क्वेश्चन पे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए और उसके बेस पे आपको 4 ऑप्शंस बनाए गए। सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बात सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। बट यदि आपसे कोई ये पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन को, कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया था, कि अध्यक्षता की थी। कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी है, और आपका एनी बेसेंट ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, थियोसॉफिकल मूवमेंट से भी है ऑफ आईएनसी, और आपका होम रूल मूवमेंट से भी इनका संबंध है, और इन्होंने ही आपका पहली कांग्रेस की अध्यक्षता थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जबकि सरोजिनी नायडू आपकी क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने आईएनसी को प्रेसाइड किया। और किस सेशन को प्रेसाइड किया था इन्होंने? कानपुर सेशन को। कानपुर सेशन। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि किस ईयर में इन्होंने ये सेशन प्रेसाइड किया था, ईयर आप मेंशन करें। ठीक है, अच्छा अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ये एओ ह्यूम है, वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहां तक तो ये सही है। इन 1886 आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ना कि 1886 में। तो याद रखना, जब भी ये नंबर्स दिए जाएं किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी क्वेश्चंस में, तो बहुत सावधानी से उनको पढ़ें, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपको इन नंबर्स के साथ भी खेल सकता है। देखिए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, लेकिन यहां आके ये गलत हो जाता है। वहीं यदि 1885 ये होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। और विच, अभी आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द गिवन एबो इज आर करेक्ट। करेक्ट वन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? नाइदर 1 और 2। अच्छा, तो आपसे कोई पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके थे WC बनर्जी। इन्होंने किस सेशन को प्रेसाइड किया था? इन्होंने किया था बॉम्बे सेशन को। बॉम्बे जो अब मुंबई बन गया है, पहले ये बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और किस ईयर में? 1885 में। दूसरा सेशन किसने प्रेसाइड किया था आपका? आपके सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। ये शुरू के जो सेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को आप और भी किसी वजह से जानते हो, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने किस सेशन को प्रेसाइड किया था? इन्होंने किया था कलकत्ता सेशन को। कब? 1886 में। और जो थर्ड और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट
क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे आपके, वो थे बकरुद्दीन तैयब जी, बकरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने आपके मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया था। तो ये ईयर भी पता होना चाहिए और आपके, ठीक है। और फर्स्ट फॉरेनर कौन था जिन्होंने सेशन को प्रिसाइड किया, तो वो थे आपके फोर्थ सेशन को जो प्रिसाइड किया था वो किसने किया था, जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले कौन है आपके, यूले, ये आपके फर्स्ट फॉरेनर है जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया, फर्स्ट फॉरेनर जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि गांधी जी ने किस सेशन को प्रिसाइड किया था। ये बहुत फेमस है कि गांधी जी ने किस सेशन को प्रिसाइड किया था और एओयू ने स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of radiation, ठीक है। सर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सीधा सीधा ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे उनको किस फील्ड में किस काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। तो इन्होंने स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। लाइट स्कैटरिंग एंड रमन इफेक्ट के लिए, लाइट स्कैटरिंग एंड रमन इफेक्ट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। अच्छा, जो आपकी जो डॉक्टर सीवी रमन हैं आपके, डॉक्टर सीवी रमन ये पहले एशियन थे जिनको आपका नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, ठीक है। और ये भारत रत्न से भी सम्मानित हुए, भारत रत्न। जो पहला भारत रत्न जो पहले भारत रत्न जो दिए गए थे उनमें इनका भी नाम था, ठीक है। और इन्हीं के खोज के लिए आप 28 फरवरी को, क्योंकि ये पूरी खोज 28 फरवरी को हुई थी, तो हम 28 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, साइंस डे। नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, नोबेल प्राइज आपका 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, नोबेल प्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल ये प्राइज दिया जाता है इसलिए, और ये बहुत क्या बोलते हैं, विश्व स्तर पे इसका बड़ा सम्मान है, इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है। यहाँ मैं सिर्फ 6 कैटेगरीज मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइएगा वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो 6 कैटेगरीज आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसको कौन सी संस्था ये प्राइज देती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस अक्षांश द्वारा अलग होते हैं। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, द 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये आपका 12 डिग्री होगी, 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये आपका 13 डिग्री नॉर्थ। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो हैं, उनको कौन सा अक्षांश सेपरेट करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपका सही जवाब, सबसे पहले ये बताओ, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, ये हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। ये आपके स्थित हैं आपके बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में।
आपके बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, भारत के 2 द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा कौन सा है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये कहाँ पे है आपके अरेबियन सी में, अरब की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये पता होना ज़रूरी है कि किसकी क्या स्थिति है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल क्या है अंडमान एंड निकोबार की? पहले ये पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदल के आपका श्री विजयपुरम हो गई है। श्री विजयपुरम। तो ये पता होना चाहिए कैपिटल्स वगैरह। पहले इसकी क्या हुआ करती थी? पोर्ट ब्लेयर। यही हमारा करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, तो 10 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है ये सेपरेट करती है आपका अंडमान ग्रुप को और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, अच्छा, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? ये भारत के मिनिकॉय आइलैंड को, मिनिकॉय जो है आपका एक आइलैंड है, जो लक्षद्वीप ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे एक आइलैंड है मिनिकॉय कहाँ पे है? इंडिया में है। ये किसको अलग करती है? मालदीव को। ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपकी मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। ठीक है, और जो आपकी 9 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री लैटिट्यूड, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये अलग करती है आपको मिनिकॉय आइलैंड, भारत के मिनिकॉय आइलैंड को अलग करती है मेनलैंड लक्षद्वीप आइलैंड से। लक्षद्वीप आइलैंड की जो राजधानी वो क्या है? आप मुझे कमेंट में उसको बताइएगा। लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा, ये जो भारत का जो एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे? एक्टिव वोल्केनो भारत का वो है एक्टिव वोल्केनो, ये है आपका बैरन आइलैंड में। ये किस ग्रुप के चैनल का पार्ट है? ये आपका ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का बैरन आइलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ठीक है, तो जो हमारा जो सौर मंडल है उस सौर मंडल में जो स्टार है वो कौन सा है? सन हमारा स्टार है। ठीक है भाई, अभी ये हमसे ये पूरा नियरेस्ट टू अर्थ। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या दिए गए? सीरियस, आर्क्टुरस, स्पिका एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये स्टार हमारे सबसे नज़दीक है, मतलब आफ्टर सन। ठीक है, और ये कितने लाइट ईयर दूर है हमारा? लाइट ईयर एक डिस्टेंस को मेज़र करने का एक माध्यम होता है। 2.4 से लेके लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर से माध्यम से आप क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस को। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हमें चमकीला दिखाई जाता है नाइट में वो है सीरियस, ब्राइटेस्ट स्टार नाइट में। ठीक है, ये सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, और ये रात में जब घना अंधेरा होता है तब ये हमें सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, सीरियस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नाउ यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेजर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको मेजर करने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का इस्तेमाल करता है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए दिया गया नेस्डॉक। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया
BSE इंडेक्स, ऑप्शन सी दिया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी क्या दिया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से आरबीआई रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जो मुद्रास्फीति है उसको माप करता है, उसकी अंदाजा लगाता है। ठीक है, नेस्डॉक क्या है आपका, ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस स्टॉक इंडेक्स है, यूएस स्टॉक इंडेक्स है। और ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है ये आपका। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसके माध्यम से आपकी रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। अच्छा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कई कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये कई कैटेगरीज में इशू किया जाता है। एक तो सीपीआई कंबाइंड होती है, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन भी होती है एक। ठीक है, सीपीआई अर्बन, कई सेक्टोरल इंडेक्सेस भी होती हैं जैसे एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, सीपीआई आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये कई कैटेगरीज में होती है। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये थोक मूल्य सूचकांक है आपके। ठीक है, ये आपके रिटेल लेवल पे इंक्लूड किया जाता है और इसको आपका होलसेल लेवल पे किया जाता है। इकोनॉमिक एडवाइजर। कमेंट में आप बताइएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये आपका किससे संबंधित है, ये मैच द फॉलोइंग से संबंधित है। एक तरफ आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किससे जुड़े हुए हैं वो दिया गया है, पर उसके आधार पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है भाई, पहला हम देखते हैं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है आपका, अनुच्छेद 14 आपका संबंध है राइट टू इक्वालिटी से। तो ए का किससे संबंध हो गया आपका 3 से। अब ऑप्शंस को चेक करूं, 3 किस में शामिल है, देखो इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ डी वाले में शामिल है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस आपने एक के बेसिस पे अपना जवाब खोज लिया। ठीक है, अब बाकी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 36 किससे संबंधित है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाली कैटेगरीज में आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके कहाँ से कहाँ हैं, आर्टिकल 36 से लेके ये 51 तक शामिल हैं। ठीक है, और आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है भाई, जो संसद को संविधान को बदलने की जो पावर है वो किस अनुच्छेद से आ रही है। अब आप देखिए ब्यूटी को समझिए, भारतीय संविधान ने ही अपने आप को बदलने का तरीका भी बताया है। तो ये हमारे जिन्होंने संविधान निर्माता है उनकी विजडम को दर्शाता है कि उन्हें मालूम था कि समय के साथ किसी भी चीज़ में जिस तरह बदलाव आते हैं उसी तरीके से जो हमारा संविधान है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक माध्यम बताया कि इस माध्यम से आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये वन से शामिल हो गया। और आर्टिकल 74 आपका किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किससे संबंधित है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किससे संबंधित है, और ये कब आया डॉक्ट्राइन। चलो मैं हिंट दे देता हूं आपको। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये आपका आता है केशवानंद भारती केस से, केशवानंद
भारतीय केस। और ये 1973 में आता है ये केस। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज आर करेक्ट? नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, और आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। भारत के प्रधानमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया, और इसने अपना काम कब से स्टार्ट किया हुआ है? इसने अपना काम 1 जनवरी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये तो नीति आयोग हो गया आपका। अच्छा, नीति आयोग जो है आपका, ये कब आया आपका? कब बनाया गया? 1 जनवरी। इसने कब से काम चालू किया? 1 जनवरी 2015 से। उससे पहले क्या था? नीति आयोग से पहले होता था प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग से पहले क्या था आपका? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसकी जगह किसने ले ली है? आपकी नीति आयोग ने। नीति आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह। अच्छा, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, नीति आयोग किस तरह की संस्था है? ये नाइदर एग्जीक्यूटिव, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए, अब इसकी जो गवर्नर काउंसिल होती है उसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, जितने भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी के, वो भी उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अच्छा, जो नीति आयोग के जो वर्तमान में 22 चेयरमैन है वो कौन है? एक वाइस चेयरमैन भी होता है। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? वाइस चेयरमैन है आपके, वाइस चेयरमैन है आपके सुमन बेरी। अच्छा, इसके पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन, जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक है, और क्या आपको, और नीति आयोग के विषय, नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके विषय में ज़रूर आप अच्छे से डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ये जो नीति आयोग है ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? किस तरह की अप्रोच है इसकी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है नीति आयोग आपका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ठीक है, और ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक ठीक है, और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग फॉलो, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके जो नीति आयोग से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। इन ऋग्वेद संहिता यूज ऑफ टर्म्स
ईसुरत और ईसुरा रेफर टू ऋग्वेद संहिता में ईसुरत और ईसुहर शब्दों का उपयोग किया जाता है, निर्वाता के लिए किया जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है? एरो, तीर, स्वॉर्ड्स, वज्र और गदा। ठीक है, तो ये ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद में ये वर्ड यूज किए गए हैं। तो ये शब्द किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है, ऋग्वेद में ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से शब्द ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपके संबंधित है तीर से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ये, तीर से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ साइज। तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखना है? मतलब पहले जो बड़ा है, जो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, तो जो मेडिवल पीरियड में जो पूरे एम्पायर को डिवाइड किया जाता था, एम्पायर को, जो भारत को डिवाइड किया जाता था पहले, एम्पायर को डिवाइड किया जाता था किसमें? सूबे में डिवाइड किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो मेडिवल पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती थी, देखो वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स क्या होती हैं? स्टेट्स होते हैं। ठीक है, आपका जैसे अभी वर्तमान में क्या स्टेट है, स्टेट के नीचे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट से नीचे क्या होते हैं? तहसील, ब्लॉक, फिर गांव आते हैं। तो पहले उसी तरीके से पहले क्या होता था आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को, यदि हम देखें मुगल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को, मुगल पीरियड का, तो किस तरीके से था आपका, देखते हैं। तो ये आपका सबसे पहले था आपका पूरे, सबसे पहले सूबा आता था। सूबा को कौन हेड करता था? सूबे को हेड करता था सूबेदार। ठीक है, सूबा से नीचे क्या होता था आपका? सूबे से नीचे होता था सरकार, मतलब आज का जो सरकार, मतलब जो वर्तमान में क्या है आज का स्टेट। ठीक है, और सरकार क्या होगा? आज का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, सरकार को कौन हेड करता था? सरकार को हेड करता था फौजदार ऑफिसर, फौजदार से, सरकार से नीचे क्या होता था आपका? परगना, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझ लीजिए। आज की तहसील समझ लीजिए आप, तहसील समझ लीजिए, ये सब तहसील समझ लीजिए आप, तहसील। ठीक है, और इसको परगना को कौन हेड करता था? सिकदार। ठीक है, और फिर इसके नीचे आते थे विलेज, परगना से नीचे विलेज। ठीक है, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? परगना, फिर आएगा आपका सरकार, फिर आएगा आपका सूबा। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ये। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर की बात की गई है, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। यदि कोई गिरते हुए क्रम की बात करता तब कौन सा ऑप्शन होता? तब हमारा ऑप्शन हो जाता क्या? सूबा, सरकार, परगना। अच्छा, जो रेवेन्यू, यदि इसके सूबे में जो रेवेन्यू हेड होता था उसको क्या बोलते थे? दीवान। ये रेवेन्यू हेड की तरफ से, ये जो हेड होते थे ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। इसको ऐसे लिख लीजिए, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, वहीं जो रेवेन्यू हेड होता था वो एक अलग व्यक्ति को बनाया जाता था। रेवेन्यू हेड को क्या बोलते थे? सूबे स्तर पे दीवान बोलते थे। ठीक है, सरकार स्टेट पे क्या होता था? ये होता था अमाल गुजार। ठीक है, और इसका काम क्या होता था आपका?
इसका काम होता था आपका लैंड को असेस करना और कलेक्शन करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। फिर होता था अमील, परगना स्तर पे अमील या आपका कानून गो। कानून, अभी भी आप जाओगे तहसीलों में तो ये शब्द आपको कानून गो ये सब सुनने को मिल जाएंगे। और जो पटवारी विलेज लेवल पे जो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखता था उसको क्या बोलते थे? पटवारी। आज भी देखना आप, विलेज लेवल पे जो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता था, लैंड रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते थे? पटवारी। पटवारी, पटवारी। और इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या है? मुकंदम। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द बीसीसीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीसीसीआई, और आपके ऑप्शन है 1927, 1928, 1932, 1935। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीसीसीआई क्या करती है? बीसीसीआई क्रिकेट को रेगुलेट करती है। ठीक है, एक प्राइवेट संस्था है ये बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। एक बहुत धनी संस्था है ऑफ इंडिया और एक प्राइवेट संस्था है, इतना याद रखना। इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक क्रिकेट को रेगुलेट करती है इंडिया में, क्रिकेट को रेगुलेट करती। आईपीएल इसी संस्था की सीरीज है, क्रिकेट रेगुलेट, और एक प्राइवेट संस्था है, सरकार से इसका कुछ भी लेना देना नहीं, प्राइवेट बॉडी है। द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्तास वाज। ठीक है, गुप्ता शासन काल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्या पूछा है कि गुप्ता के टाइम पे कौन आया था। और आपके ऑप्शन है हीसांग, वर्नियर, फाइयान और मानुची। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? फाइयान। फाइयान गुप्ता पीरियड में आए थे। किस शासक के टाइम पे आए थे ये आप क्या थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और इन्होंने किस पीरियड में आए थे ये? लगभग आपके जो जो फाइयान है, इन्होंने एक बुक भी लिखी। वो बुक कौन सी थी आपकी? वो बुक का नाम फोको बी। ये क्यों आए थे आपके? ये बुद्धिस्ट टेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इधर आए थे, बुद्धिस्ट टेस्ट को कलेक्ट करने के लिए ये भारत आए थे। फोकोई की, ये उनकी बुक का नाम है। ठीक है, ठीक है। हान सांग आप कब आए थे? ड्यूरिंग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, और बर्नियर और मनुची आपके कब आए? औरंगजेब और दारा सुको के टाइम पीरियड में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना वाज। सातवाहना साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश और तेलुगु। सबसे पहले ये समझ लेते हैं सातवाहना जो साम्राज्य रहा, इसका टाइम पीरियड क्या रहा। तो सातवाहना जो रहे आपके, इतना याद रखना, सातवाहना आपके मौर्यास के बाद में आते हैं, तो ये याद रहता है। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा, आपका 660 BC से लेके आपका 250 225 AD के बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, सातवाहना। फाउंडर कौन है इनके? फाउंडर सिमुक। फाउंडर, जब भी किसी साम्राज्य को पढ़ो तो उसके फाउंडर के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, सिमुक। ठीक है, और ये जो आपकी कहाँ पे रही है आपके? ये डेक्कन, और इनका जो रूल रहा किस रीजन में रहा? रीजन आपका पूछा जाए तो किस रीजन में रही है आपके? ये आपके डेक्कन और सेंट्रल एशिया वाले रूल में रहे, डेक्कन इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रहे। ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? और इनका सही जवाब क्या है? किस लैंग्वेज में इन्होंने बढ़ावा दिया? आपका प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। तो सही जवाब है आपका प्राकृत। ठीक है, इसके विषय में हम डिटेल में जब हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इनके बारे में जानेंगे। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे वो कौन रहे? गौतमी। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में यदि तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और हाला, ये दो इंपॉर्टेंट आपके सातवाहना रूलर्स रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया हु आर कंसीडर्ड टू बी लिटरेट। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत की जो सेंसस होती है उसमें आपके कई सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें से लिटरेसी वाले आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए में देखते हैं, द पर्सन एज्ड 18 एंड अबव हु कैन बोथ राइट हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद द अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ और पढ़ सके। देखिए, जो हमारे यहाँ लिटरेट की जो परिभाषा है, लिटरेट की परिभाषा क्या है? ये एज डिपेंडेंट भी है। ठीक है, जो भी व्यक्ति 7 वर्ष 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है उसको हम देखते हैं लिटरेट। जो भी 7 वर्ष से नीचे हैं, 7 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, उनको हम क्या आपका इलिटरेट ही मानते हैं। ठीक है, तो 7 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, पर्सन एज्ड 7 एंड अबव, ये सही है। हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी है, पर्सन एज्ड 5 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। तो ये मात क्यों खा गया? ये मात खा गया क्योंकि इसमें एज 5 दी गई है। ऑप्शन डी क्या है? पर्सन एज्ड 15 एंड अबव हु कैन बोथ, फिर ये मात यहां फिर खा गया। ठीक है, क्योंकि 15 एज। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे ज़्यादा है और जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, कोई एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, भारत तो एक बहुभाषीय देश भी है, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि हमारी शेड्यूल 8 कितनी लैंग्वेज है? शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस कितनी है? शेड्यूल 8 कितनी लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ सजदा सिजदा एंड पैबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। ठीक है, जो बलबन थे, बलबन ने सिजदा और पैबोस की परंपरा किस देश से ली थी? ये आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो बलबन है आपके, बलबन आपके एक दिल्ली सल्तनत के राजा होते हैं। ठीक है, बलबन का यदि हम टाइम पीरियड देखें, देखिए बार बार जब आप इनको देखते हो ना तो आपको अपने आप याद हो जाता है। बलबन का जो टाइम पीरियड है ये आपका 1266 से लेके 87 के बीच में है। ठीक है, और ये किस डायनेस्टी से संबंध रखते हैं? आपके स्लेव डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, और इन्होंने एक परंपरा का स्टार्ट किया था, सजदा और पेओ। सिजदा शब्द का क्या मतलब है? सिजदा मतलब आप झुकें, ठीक है, अपनी एड़ियों पे बैठें। सिजदा सिजदा का क्या मतलब है कि आप अपने एड़ियों पे झुकें और फिर अपने सिर से जो बादशाह है उसके पैर को छुएं, तो वो सिजदा होता था। पैबोस क्या होता था? किसिंग द फीट ऑफ किंग, किसिंग द फीट ऑफ किंग। पैबोस किसिंग द फीट ऑफ किंग, किंग या बादशाह। ठीक है, और सिजदा क्या होता है? प्रोस्ट्रेशन बिफोर
बिफोर किंग, बिफोर किंग या मोनार्क। और उसने एक उपाधि भी ली थी, उपाधि क्या ली थी? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब है जिल, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये इन्होंने बलबंद ने कहां से ली थी? आपसे फारसी, पर्शिया से ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। गोल्ड मेडल किस रेसलर ने जीता था? और आपके ऑप्शन, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं गीता फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक और अलका तोमर। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? गीता फोगाट। गीता फोगाट ने पहले जो रेसलर की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होना है आपका? ये आपका अहमदाबाद में होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम। ये आपका अहमदाबाद में होने वाला है, अहमदाबाद में, ठीक है। और 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये आपका इंडिया में ही हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में, या जिसको बोलते हैं नेशनल न्यू दिल्ली, ठीक है, ठीक है। और उसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारामन कमेटी, ठीक है। ये उस कमेटी का जो ऑफिशियल नाम था, ये उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ठीक है भाई, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो बी शिवारामन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुई थी। तो हुआ क्या था कि 1979 में एक कमेटी बनाई गई थी, बी शिवारामन कमेटी, शिवारामन कमेटी। तो इसने रिकमेंड किया था कि जो आरबीआई के जो एग्रीकल्चर फंक्शन है, एग्रीकल्चर प्रमोशनल फंक्शन है, एग्रीकल्चर फाइनेंस फंक्शन है, वो एक डेडिकेटेड बॉडी को सौंप दिया जाए। तो 1981 में एक एक्ट बनता है, इसको बोलते हैं आप नाबार्ड एक्ट। तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे नाबार्ड किस तरह की संस्था है। नाबार्ड, नाबार्ड एक्ट 1981। फिर 1982 में आपका नाबार्ड काम करना स्टार्ट करता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फोकस एरिया क्या है? इसका नाबार्ड का फोकस एरिया क्या है आपका? रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड फोकस एरिया। तो ये क्या है आपकी एक तरीके का ये डेवलपमेंट बैंक है। फोकस क्या है इसका? रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। और एक क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली ओन्स 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि नाबार्ड पूर्णतः भारत सरकार द्वारा ओन्ड बैंक है, डेवलपमेंटल बैंक है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही जवाब क्या रहेगा? बोथ 1 और 2 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, आरबीआई क्या है? आरबीआई ओवरऑल इकोनॉमी को मैनेज करता है, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है। जबकि जो आपका जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड के कुछ फंक्शन, नाबार्ड जो है रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है, ठीक है। एक रीफाइनेंसिंग संस्था है, रीफाइनेंसिंग का काम करती है ये आपका बैंकिंग सुपरविजन के भी काम है इसके, ठीक है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट? भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और
इनसैट 1A। तो सही जवाब है आपका आर्यभट्टा। भारत की पहली भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई पहली सैटेलाइट आपकी आर्यभट्टा थी। और इसको कहाँ से अंतरिक्ष में भेजा गया था? इसको भेजा गया था आपका सोवियत, जो यूएसएसआर का, जो यूएसएसआर की मदद से इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। और किस ईयर भेजा गया था? आपसे यदि कोई आपसे ईयर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? ईयर कौन सा था आपका? ईयर आपका था 1975 को। और उस समय कौन आपके जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और आपके जो डॉक्टर, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया? भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है गिर नेशनल पार्क। तो सही जवाब है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे? सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका असम में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका गुजरात से। जी से गुजरात, जी से गिर। ठीक है, गुजरात। और जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये पहला नेशनल पार्क है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? आपका 1719 प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपका स्टार्ट किया गया था 1973 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कितने नेशनल पार्क हैं भारत में? भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? आज 2026 में नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। विच मुगल स्ट्रक्चर इज इंटायरली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन? कौन सी मुगल संरचना पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है? और आपके ऑप्शन है ताजमहल, आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम और जामा मस्जिद। ठीक है। तो देखिए आगरा फोर्ट तो देखो आपको वाइट मार्बल से बनाया गया है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और इसने किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं टॉम, इसमें भी वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। आगरा फोर्ट आगरा में है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है। अब नहीं, जो सॉरी, मुझे देखिए सॉरी यहाँ पे। ठीक है, फ्लो में थोड़ा हो गया। ठीक है। ताजमहल आपका वाइट मार्बल से बनाया गया, वाइट मार्बल से। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। किसने बनवाया? आपका शाहजहां ने। कहाँ पे है? आगरा में है। और आगरा फोर्ट जो है ये अकबर ने बनवाया था। और इसमें जो 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 पत्थर इस्तेमाल किया गया वो रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया है, रेड सैंडस्टोन। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है और इसमें एक तरफ आपके पार्ट दिए गए हैं, संविधान के पार्ट्स दिए गए और दूसरी तरफ वो सूची दी गई है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं पार्ट 4A। पार्ट 4A किससे संबंधित है? आपका फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। सीधा सीधा ऑप्शंस चेक करो आप। ऑप्शंस क्या हैं आपके? ऑप्शन में देखो, पहले में ए में 1 है, बी में 2, बी में ए से किससे, ए आपका किससे जुड़ा हो गया? 1। ठीक है। अब बी में 2 है तो ये एलिमिनेट कर देंगे हम। सी में भी 4 है, ये एलिमिनेट कर देंगे। डी में ए से किससे जुड़ा है? 4 से, तो ये एलिमिनेट कर। अब बड़े आप क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। बी किससे संबंधित है? बी यूनियन टेरिटरी से। ठीक है। पार्ट 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। 9 पार्ट
नाइन ए किससे संबंधित है? म्यूनसिपैलिटी से। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। और जो ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा जो पार्ट 9 ए है इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, और जो पार्ट 4 ए है इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू विच एक्टिविटी बाय द आरबीआई। तो खुले बाजार संचालन से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी गतिविधियों का तात्पर्य है? ठीक है, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति की रसीद और बिक्री, प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, और मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड डायरेक्टली। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके माध्यम से जो आरबीआई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, जो भारत का बैंकर्स बैंक है, ये क्या करता है आपका? ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको खरीदने और बेचने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे सेट नंबर 10 का आखिरी प्रश्न भी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है सब? अंडर 1948 पॉलिसी विच इंडस्ट्रीज वर कीप्ड अंडर द एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली। तो 1948 की नीति के तहत किन उद्योगों को राज्य के अनंत एकाधिकार के अंतर्गत रखा गया था? मतलब एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि कोई अन्य संस्था इस सेक्टर में कार्य नहीं कर सकती या उस सेक्टर में इंडस्ट्री नहीं डाल सकती थी। और आपके ऑप्शंस क्या है? आयरन एंड स्टील कोल, आर्म्स एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप बिल्डिंग, और टेक्सटाइल एंड शुगर केन। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये यहां पे 1948 की जो पॉलिसी, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। सेट नंबर 9 में हमने क्या डिस्कस किया था? 1956 को डिस्कस किया था। तो जो इसको मैं अब शॉर्ट में क्या लिखूंगा? IPR 1948। तो ये इंडस्ट्री भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली इंडस्ट्री पॉलिसी थी। ठीक है, और इसने क्या एस्टेब्लिश किया? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इसने जो इंडस्ट्रीज थी इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कैटेगरी ए थी, ये कैटेगरी में क्या थी आपकी? एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली थी, एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली। इसमें 3 सेक्टर्स रखे गए थे, 3 सेक्टर्स आपके शामिल थे, और वो 3 सेक्टर आपके थे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एटॉमिक मैं इसको आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, और आपका रेल ट्रांसपोर्ट। ये कैटेगरी 1 में रखा गया था। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा, ट्रांसपोर्ट। तो सही जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसके बाद कैटेगरी बी थी। कैटेगरी बी में आपका स्टेट कंट्रोल चीजें थी, स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट का मतलब है यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल या ओन्ड। इसमें 17 इंडस्ट्री शामिल थी। इसमें आपकी कितनी इंडस्ट्री? 17 नहीं, 6 इंडस्ट्रीज शामिल थी, 6 की इंडस्ट्रीज। जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील कोल,
और आपका जो टेलीफोन टेलीग्राफ सब इसी कैटेगरी में था। और जो सी कैटेगरी क्या थी आपकी, आपका रेगुलेटेड एंड प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटेड एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और फोर्थ कैटेगरी कौन सी थी आपकी, डी, जो डी कैटेगरी कौन सी थी आपकी, आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो इसमें कितनी शामिल थी, जो सी कैटेगरी है रेगुलेटेड, इसमें 18 इंडस्ट्रीज। तो ये पॉलिसी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही थी। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। ये कमेंट में आप जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप ज़रूर उसका जवाब दीजिए। ये आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करेगा, आपका रिवीजन में भी वो हेल्प करेगी। ठीक है, और जिस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ज़रूर अपनी एक नोटबुक रखें और उसमें वो पॉइंट्स ज़रूर नोट डाउन करते जाएँ। कई बार क्या होता है, जो आप चीज़ों को सुन रहे होते हैं, इसी माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर्ड होते जाएंगे। और अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर करिएगा अभ्यास DPQ सीरीज़ के संबंध में। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।